अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सौवेदी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सौवेदी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम इकरा, क्या हाल है आपके? ठीक-ठाक हैं? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ सर। आज के सबसे पहला जो हमारे शो का टॉपिक होगा, वो ये है कि 24 नवंबर को फाइनल कॉल, क्या इसके बदले कुछ हो सकता है? आने वाले मंजरनामे में आप कैसे देखते हैं इस कॉल को? देखिए इकरा, जहाँ तक 24 नवंबर की कॉल की बात है और ये कह रहे हैं कि ये फाइनल कॉल है। अब पहली बात तो मेरा मतलब है कि कोई तहरीक-ए-इंसाफ से कोई बंदा लिखा लवे कि ये आपकी फाइनल कॉल है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये फाइनल कॉल नहीं है। इसके बाद एक और कॉल, ये कॉलों का सिलसिला चलता रहेगा जब तक इमरान खान जेल में रहेगा, क्योंकि उनको जेल में चैन नहीं है, वो कहते हैं मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालने के लिए कॉल ही कॉल। तो अब ये कह रहे हैं फाइनल कॉल है, ये कोई फाइनल कॉल नहीं। इसके बाद आप देखेंगे दिसंबर में फिर कॉल, जनवरी में फिर कॉल, फरवरी में फिर कॉल। क्योंकि वो तो चाहते हैं ना मुल्क में फसाद हो जाए, मुल्क बांग्लादेश बन जाए, श्रीलंका बन जाए, इसलिए कॉल दी जाती है ना, और हर बार कोशिश की जाती है मुल्क को बांग्लादेश और श्रीलंका बनाने की, और हर बार नाकाम हो जाती हैं। फिर 15 दिन, महीने में, पिछली दफा भी डी चौक जब आना था तो फाइनल कॉल थी। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये फाइनल कॉल का तो ड्रामा है, मैं नहीं मानता ये फाइनल कॉल है, इसके बाद भी बड़ी कॉल्स आएंगी। अब आप कहें जी फाइनल कॉल के अहदाफ क्या हैं? एक तो अलीमा खान ने बताया ना 4, वो तो फ़िज़ूल बात है। फाइनल कॉल का हदफ ये है कि इमरान खान को जेल से निकालो। आप मुझे बताएँ कि अगर डी चौक पर धरना हो जाए, तो क्या इमरान खान जेल से रिहा हो जाएँगे? अगर तो होते ना मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस, अगर कोई इमरान दार, अतर मनिल्ला चीफ जस्टिस, मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस, तो फिर हम ये कहते हैं कि जी बाहर 2000 बंदा भी बैठा होगा ना, 4000 बंदा, तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेके बेल ले लेगा कि जी बड़ी अवाम आ गई, बड़ी वो 2000 को भी बड़ी अवाम कह देते। और इसलिए वो वहाँ से फिर वो बेल ले ली जाती, जैसे कि पहले होता रहा है। लेकिन अब तो वहाँ याहिया अफरीदी और अमीनुद्दीन बैठे हैं। वहाँ तो मुझे नहीं लगता कि ये अगर सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना भी दे दें, या डी चौक पे भी धरना दे दें, तो उसके नतीजे में कोई इमरान खान की रिहाई मुमकिन होगी, मुझे नहीं लगता, मुमकिन नहीं है। हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि उन्होंने डी चौक में धरना दे दिया है। हम ये प्रिज्यूम नहीं कर रहे कि वो डी चौक पे धरना दे ही नहीं सके हैं, तो फिर क्या होगा? मैं कह रहा हूँ जी कि कामयाब कॉल हो गई, फाइनल, लोग के डी चौक पहुंच गए, खून की होएगा। डी चौक पहुंच गए तो क्या इमरान खान रिहा हो जाएगा? मुझे नहीं लगता। क्या हुकूमत खत्म हो जाएगी? मुझे नहीं लगता। 129 दिन धरना, जनरल ज़हीरुद्दीन का आशीर्वाद, जहांगीर तरीन, अलीम खान, मलक रियाज की दौलतें, फिर नहीं हुकूमत गिरी थी, तो ये हुकूमत कैसे गिर जाएगी जिसके साथ डीजीआईएसआई आसिम मलिक शीशा पलाई दीवार की तरह खड़ा है, आसिम मुनीर जिसका मुहाफ़िज़ है। आसिम मुनीर ने इस हुकूमत के बारे में कहा कि वी विल डिफेंड दिस गवर्नमेंट एज़ वी डिफेंड आवर बॉर्डर्स। तो मेरा मतलब है कि उनका मतलब है कि इस हुकूमत का तो आखिर तक दिफा करना है उन्होंने। मौजूदा सूरत-ए-हाल तो यही है, कल क्या हो मुझे नहीं पता। तो इस तनाज़ुर में जब फ़ौज हुकूमत के साथ खड़ी है, इस तनाजुर में जब फजल रहमान हुकूमत के साथ खड़ा है, पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ खड़ी है, एमक्यूएम हुकूमत के साथ खड़ी है, एएनपी हुकूमत के साथ खड़ी है, बलूचिस्तान की वो पार्टियां हुकूमत के साथ खड़ी हैं, कैसे ये हुकूमत खत्म कर देंगे किसी धरने के नतीजे में? क्या होगा धरने से जिससे हुकूमत खत्म हो जाएगी? मुझे नहीं लगता कि अगर आप धरना दे दें, आप वहाँ 5-10 हज़ार बंदा ले आएँ, तो क्या वो बैठा हो, तो उसके नतीजे में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दे देगा, 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म हो जाएगी। क्या हो जाएगा कि आप कह रहे हैं फाइनल कॉल है? मुझे तो इनमें से कुछ मुमकिन नज़र नहीं आता कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ, ऐसा कुछ तो तब हो सकता है जब डी चौक पे 4-10 लाख बंदा पहुँच जाए, 4 लाख बंदा पहुँच जाए, बांग्लादेश वाक़ई बन जाए, जिसके भी इम्कान नज़र नहीं आते। देखिए, वो पंजाब से किसी को नहीं निकलने देंगे। ना उन्होंने पिछली दफ़ा आपके डी चौक पर पंजाब से किसी को निकलने दिया, ना अब किसी को निकलने देंगे। ना सिंध से किसी को पहुँचने देंगे, ना गिलगित ना आज़ाद कश्मीर से। कहानी सिर्फ़ केपी की है कि आप केपी से क्या ला सकते हैं जो आपकी हुकूमत है, आगे क्रेनें चला लें, पीछे बुलडोज़र चला लें, चला के आप डी चौक पहुँच जाएँ। पहुँच गए। कितने बंदे होंगे गंडापुर के साथ जो पहुँचेंगे? मेरे ख़्याल में 8-10 हज़ार, 5-7 हज़ार लोग होंगे। इसके अलावा तो कोई ज़्यादा लोग नहीं आ सकते। क्या 5-7 हज़ार, 10 हज़ार बंदा जो गंडापुर लेके आएँगे,
उसके उसके नतीजे में वहाँ वो धरना देंगे, तो इमरान खान रिहा हो जाएँगे? मुझे नहीं लगता। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जब वो वहाँ बैठेंगे, तो वहाँ बाथरूम तो नहीं बनाने दिए जाएँगे। वहाँ रोटी कैसे आएगी? हुकूमत का ये ख़्याल है कि बिठा के तो कॉर्डन ऑफ कर दें, ना आने दें, ना जाने दें, इनको हिसार में बाँध लें। फिर क्या करेंगे? अच्छा जी, ये वो हिसार तोड़ के सु कौमी असेंबली और सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर देंगे, सामने तो वही हैं। कर दें, एक और 9 मई हो जाएगा। 2-4 हज़ार बंदा, जैसे पहले पीटीवी पे हमला किया था, तो उसके नतीजे में क्या हुआ था? तब तो फ़ौज साथ थी, कुछ नहीं हो सका। अब तो ईंट भी तोड़ेंगे तो 9 मई है। तो मुझे नहीं लगता ये फाइनल कॉल है या इसके नतीजे में कुछ हो जाएगा। टिकट होल्डर्स को कहा है आ जाएँ। वो यहाँ जीते हुए एमएनए नहीं साथ आने को तैयार। टिकट होल्डर कहाँ आएगा जो हार गया हुआ है? जिसकी कोई सुनता ही नहीं, उस जिसके घर रोज़ छापे पड़ते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई फाइनल कॉल कामयाब होती नज़र आ रही है या इसके नतीजे में इमरान खान के कोई भी मकासद हल हो सकते हैं। एक ही रास्ता है, जिसके बारे में बहुत बात की जा रही है। वो है कि खूनी तसादुम हो जाए। बंदे मर जाएँ, लाशें गिर जाएँ, जो पीटीआई का डिज़ाइन ओरिजिनली नज़र आ रहा है इस वक़्त, कि वो एक खूनी तसादुम की बात करना चाहते हैं। वो एक जो है लाशें गिराने की बात करना चाहते हैं ताकि फ़ॉरेन इंटरवेंशन की का कोई जवाब पैदा कर सके। लाशें गिर जाएँ तो दुनिया को दिखाई जा सके कि ये लाशें गिर गई हैं, देखें हुकूमत ने ज़ुल्म कर दिया है, आसिम मुनीर ने ज़ुल्म कर दिया है। तो उन लाशों को बाहर बेचा जा सके और उसके नतीजे में अपने लिए रिहाई और हुकूमत का खात्मा हासिल किया जा सके। तो क्या ऐसा मुमकिन है? मुझे ऐसा भी मुमकिन नज़र नहीं आता। तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर ऐसे वर्कर मौजूद नहीं हैं जो जानने देने वाले हों, ये चूरी खाने वाले ट्विटर वाले हैं। इनके बारे में गंडापुर ने ठीक कहा है कि ये ट्विटर पे बैठ के गालियाँ दे सकते हैं, सड़क पे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये भी इत्तलात हैं कि मुराद सईद ने और कुछ लोगों ने बाहर से कुछ लोग भेजे हैं, जिनका जिनका काम ही इस तसादुम को खूनी तसादुम बनाना है। और वो गंडापुर के जुलूस में शामिल हो जाएँगे और उसके बाद इसको खूनी तसादुम में तब्दील कर देंगे, ताकि लाशें गिर जाएँ और एक दफ़ा लाशें गिर जाएँगी। और अगर ऐसा कोई प्लान है जिसके बारे में बहुत बात की जा रही है, तो फिर खतरे की बात है, फिर रियासत इसको कैसे काउंटर करेगी? ये वैसी बात है जैसे एससीओ समिट इन्होंने सबोताज करने की कोशिश की थी, तो रियासत ने उस सारे प्लान को नाकाम बनाया था। अगर ये पुरअमन मार्च नहीं है, इसको खूनी मार्च बनाना चाहती है पीटीआई और पीटीआई को अपनी सियासत को बचाने के लिए अब इमरान खान को बाहर लाने के लिए लाशें चाहिए और लाशों के लिए ये कॉल दी जा रही है। तो फिर रियासत को भी कुछ देखना पड़ेगा कि किया क्या जाए और इसको कैसे रोका जाए। तो मेरे ख़्याल में पुरअमन के नतीजे में उनको कामयाबी नहीं मिल सकती और लाशों का हुकूमत को पता है कि ये लाशें गिराना चाहते हैं, लिहाज़ा उसका बंदोबस्त भी 24 नवंबर से पहले यकीनन हुकूमत करेगी। सर, आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे आईनी बेंच को लेकर। तो आईनी बेंच कल से अपना काम शुरू करने जा रही हैं। तो क्या तब्दीली आने जा रही है? क्या वाक़ई कोई तब्दीली आएगी? ये बात ठीक है कि इकरा कल आईनी बेंच पहले दिन अपना काम शुरू करेंगे और कल पहला दिन होगा कि सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच जो है, वो अपना काम करेंगे और वो अपने लिए वहाँ पे मुकदमात सुनेंगे। लेकिन जो रोस्टर जारी हुआ है, उसमें अभी कोई अहम मुकदमा ऐसा नहीं है जिसको मैं देखूँ कि वो आईनी बेंच में लगने से पाकिस्तान की मतलब ये मुकदमा है कि किसी ने एक पिटीशन की हुई थी कि इंतखाबात 8 फरवरी की बजाय मार्च में कराए जाएँ। इंतखाबात हो गए, वो 5 मिनट में डिसमिस हो जाएगी। आरएफ अलवी को बरतरफ किया जाए, वो बेचारा घर चला गया, अब क्या बरतरफी होनी है। इस तरह के जो मुकदमात पेंडिंग पड़े हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में कभी लगते ही नहीं थे और 60,000 के फिगर में शो होते रहते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उनको हेयरिंग के लिए नहीं लगाता था। आईनी बेंच ने वो तमाम मुकदमात हेयरिंग पे लगा दिए हैं, ये कह कर के जो पहले दायर हुए हैं, उन्हें पहले लगाया जाए। अब ये जितने पुराने फ़िज़ूल मुकदमात हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, वो लगना शुरू हो गए हैं। सबकी नज़रें आईनी बेंच पर हैं कि कब मखसूस नशिस्तों की नज़र-षानी लगेगी और कब 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने वाले पिटीशनें लगेंगी। ये 2 मुकदमात हैं जो मेरे नज़दीक सुनने हैं आईनी बेंच ने। इनके मुकदमात ही आईनी बेंच के तरीक़ाकार उसका मुस्तकबिल तय करेंगे कि आईनी बेंच कैसे काम करता है। बाकी ये जो रोज़ मंसूर अली शाह कहते हैं, ये गैर आईनी बेंच है, ये आईनी बेंच है, ये सब कुछ अगले 2-4 माह चलता रहेगा। लेकिन असल बात ये है कि आईनी बेंच जो है, वो आईनी मुकदमात के फैसले कैसे करता है और वो उनको आगे लेके कैसे चलता है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी की दरख़्वास्त और
साथ-साथ 26वीं आईनी तरमीम की तौसीक़। ये 2 मुकदमात आईनी बेंच के लिए बहुत अहम हैं। बाकी जो रोस्टर अभी जारी हुआ है, उसमें तो मुझे कोई ऐसा कोई केस नज़र नहीं आया जो बहुत ही अहमियत का हामिल हो। बल्कि मैं हैरान हुआ हूँ कि ये केस दायर हुए हुए थे और आज तक किसी ने लगाया ही नहीं कि इनको ख़त्म ही कर दिया जाए। कम से कम फ़िगर तो नीचे आ जाएगा ना 60,000 से। तो मेरे ख़्याल में ये आईनी बेंच अगर मुसलसल बैठना शुरू होंगे, तो ये जो आईनी मुकदमात कई-कई साल से लग ही नहीं रहे होते, वो लग के ख़त्म हो जाएँगे। अब आप देखें ना जी, इंतखाबात 8 फरवरी की बजाय 8 मार्च को कराए जाएँ। ये मुकदमा लगा ही नहीं और आज 60,000 के फिगर में शो हो रहा है। अभी वो पहली पेशी पे 2 मिनट में उड़ जाएगा। आरएफ अलवी को बरतरफ करेंगे, ये भी खत्म हो जाएगा। ऐसे कई मुकदमात लगाए गए हैं, जो मेरे ख्याल में कोई ठीक नहीं। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।